नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपना सीजीएल पीआई की सीरीज एसएससी पीआई की सीरीज क्लास नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कमीशन है, द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ चेयरमैन और फॉर अदर मेंबर्स। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट प्रत्येक 5 ईयर बाद किसका फॉर्मेशन करेगा। एक फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन करता है जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो फर्स्ट कोटेशन क्या है, सही है। सेकंड है, रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्यकारी। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। सरकार के लिए क्या है, सलाहकारी होती है, एडवाइजरी होती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाल्स अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोगों की सिफारिशें नहीं है। वित्त आयोगों की सिफारिशें या इसकी बात की जाए तो रिकमेंडेशन है वो फाइनेंस कमीशन की, वो किस आर्टिकल में है, तो 281 में है। अब आगामी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की सिफारिश से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो 281 है। तो कोटेशन सी भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, सलाहकारी निकाय है, ध्यान रखना। वित्त आयोग कौन सा है, बाइंडिंग नहीं, एडवाइजरी क्या है, निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन। भारत के वित्त आयोग स्पेस से सिफारिश करने की आवश्यकता होती है। यूनियन, केंद्रीय मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट, वित्त मंत्रालय, भारत के उपराष्ट्रपति। पहली बात तो इसको भारत का उपराष्ट्रपति नहीं, भारत के राष्ट्रपति की बात की गई। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। तो फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिकमेंडिंग है वो किसको करता है, तो आर्टिकल 281 के तहत फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन है, वो किसको करता है, तो ध्यान रखना प्रेसिडेंट को करता है, राष्ट्रपति को करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है, तो 281 के तहत करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपना बी होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से संबंधित है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो यूपीएससी होती है वो आर्टिकल 315 से 323 तक होती है। ठीक है, अब इसमें सारे ऑप्शन है वो यूपीएससी से रिलेटेड है। फाइनेंस, लोक सेवा आयोग के कार्य, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा के जो कार्य होते हैं इनका मेंशन किस में किया गया है, तो आर्टिकल 320 में किया गया है। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो आर्टिकल 323 में लिखा गया कि अपनी रिपोर्ट किसे देगा, तो वो प्रेसिडेंट को देगा। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया 323 का संबंध किससे है, तो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से। तो 323 के तहत 203 के तहत क्या करता है, प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट, यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट है वो किसे देती है, तो यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देती है, विद प्रेसिडेंट को देती है। सेकंड है, एक ऑप्शन और ध्यान रखना, पावर ऑफ एक्सटेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। ये बात आर्टिकल 321 में है। संसद क्या कर सकती है, इसके कार्यों में क्या कर सकती है, विस्तार कर सकती है, एक्सटेंड से कर सकती है। एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मेंशन आर्टिकल 322 में। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियमन संबंधित है। 3 मेंबर बॉडी है, 6 मेंबर बॉडी है, 1 मेंबर बॉडी है, तो 2 मेंबर बॉडी है। तो मतलब सीधी सी बात है, जैसे आप पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, तो सुप्रीम कोर्ट में आपने पढ़ा कि एक सीजीआई होता है, 33 क्या होते हैं, जस्टिस होते हैं। या मान लीजिए आपने पढ़ा कि एनएचआरसी पढ़ा, तो उसमें एक चेयरमैन होता है, 12 क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो उसी प्रकार आप सीएजी जब पढ़ते हो
तो सीएजी का जो मेंशन है वो ध्यान रखना किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो सीएजी है वो आर्टिकल 148 से 151 तक किसका मेंशन किया गया है, सीएजी। और आर्टिकल 148 ये कहता है कि भारत में क्या होगा, सीएजी होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और सीएजी है वो वन मेंबर बॉडी है, मतलब कोई अतिरिक्त सीएजी, कोई एडिशनल सीएजी, कोई कमिश्नर, उस कमिश्नर, ऐसा कोई शब्द नहीं आता। इसमें एक ही सदस्य होता है, सीएजी होता है, इसके अलावा कोई इसमें वर्ड नहीं है। हाउ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, सीजीएल 2022 का क्या है क्वेश्चन है। होम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इसका क्या होता है, चेयरमैन होता है। एक बात ये ध्यान रखना, नीति आयोग की स्थापना एस्टैब्लिश कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को फाइनेंस कमीशन की क्या की गई, स्थापना की गई थी। पहली बात तो ये। और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, सॉरी, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। और ये क्या है, गैर संवैधानिक आयोग है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, कमीशन है। मतलब नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, कमीशन है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन अपना ये हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिश ऑफ जीएसटी काउंसिल, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। अब देखो, जीएसटी परिषद की बात की जाए तो पहली बात यह है कि 101 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसका संबंध किससे था, जीएसटी से था, गुड एंड सर्विस टैक्स से था। ठीक है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 279 ए ऐड किया गया और इसमें लिखा गया कि भारत में क्या होगी, जीएसटी परिषद होगी, जीएसटी काउंसिल होगी। तो आंसर क्या हो गया, 279 ए हो गया। एक ये ध्यान रखना, जीएसटी कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरमैन या अध्यक्ष कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। वित्त मंत्री क्या होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं। तो ये हो गया अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट टू एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट स्पीक एंड स्टेट लेजिस्लेचर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता को बोलने का अधिकार के बारे में उल्लेख है। सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। देखो, पहली बात तो करें, एडवोकेट जनरल से संबंधित जो आर्टिकल है वो 3 आर्टिकल है। एक आर्टिकल आता है 165, एक आर्टिकल आता है 177 और एक आर्टिकल आता है 194। 165 कहता है कि एवरी स्टेट में क्या होगा, महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट क्या होगा, जनरल होगा। 177 के तहत क्या है कि एडवोकेट जो जनरल होता है उसको राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या दिया जाता है, एक तो मीटिंग अटेंड करने का राइट दिया जाता है, एंड साथ में क्या दिया जाता है, उसको स्पीक मतलब बोलने का भी क्या दिया जाता है, राइट दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, तो 177 के तहत। तो आंसर क्या होगा, 177 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स वाज एस्टैब्लिश अंडर विच द फॉलोइंग एक्ट, सीपीओ 2023 का क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है। तो जो नेशनल वुमेन्स कमीशन के लिए जो एक्ट की बात की जाए तो एक्ट कब लाया गया, तो 1990 में लाया गया। तो आंसर क्या होगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990। और इसकी स्थापना की बात की जाए कि वुमेन्स कमीशन को एस्टैब्लिश कब किया गया, तो इसकी स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1992 को क्या की गई, इसकी स्थापना की गई थी। और फर्स्ट इसके चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे इसके जयंती पटनायक। कौन थे, जयंती पटनायक क्या थे, इसके चेयरमैन थे। पहली बात क्लियर होगी। एक बात ध्यान कमेंट करके बताना आपको कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका आपको कमेंट करके बताना है। द एस्टैब्लिश ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्चर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान में किस विशेषता के अंतर्गत आती है? तो इसमें देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं आता, संसदीय सरकार में नहीं आता, मौलिक अधिकार, इसमें क्या आता है? संघवाद आता है, फेडरलिज्म आता है। देखो फेडरलिज्म क्या होता है, इस बात का समझना है। फेडरलिज्म का अर्थ ये होता है कि पावर्स का क्या करना है, पावर्स का क्या करना है? डिवाइडेड करना है। सेंट्रल और स्टेट के मध्य क्या करना है? डिवाइड करना है। किसके मध्य? सेंटर और स्टेट के मध्य क्या करना है? डिवाइड करना है। देखो सीधी सी बात है, सेंट्रल लेवल पर कौन है? यूपीएससी है, और स्टेट लेवल पर कौन है? एसपीएससी। तो देखो पावर्स का डिवाइडेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो संघवाद को ये क्या करता है? प्रतिकर। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत में संघवाद का प्रावधान कहां से लिया गया, तो संघवाद का प्रावधान प्रोविजन भारत में किस देश से लिया गया है? तो कनाडा देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी 4 लोकसभा सीटें जीतने के अतिरिक्त लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों की विधानसभा में आम चुनाव के कुल वोटों का कम से कम वोट हासिल। अब देखो किसी स्टेट में किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए तो उसको ध्यान रखना है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है, नेशनल पर्सन पार्टी कहा जाता है। अब इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात है कि नेशनल पार्टी बनाने के लिए आपको कंडीशन क्या करनी पूरी होगी, कि किस कंडीशन के आधार पर आपकी पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन है कि लोकसभा में वैलिड वोट का कितने परसेंटेज वोट चाहिए? 6% वोट चाहिए। साथ में कितनी सीट चाहिए? कितने स्टेट से चाहिए? 4 स्टेट से चाहिए। और साथ में सीट कितनी चाहिए लोकसभा की? तो 4 सीट चाहिए। तो उस पार्टी को किसका दर्जा दिया जाता है? नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। सेकेंड है लोकसभा की टोटल सीटों का 2% सीट चाहिए। कितने स्टेट से चाहिए? तो 3 स्टेट से चाहिए। और 3 कंडीशन है कि 4 राज्यों में क्या मिला हो, 4 स्टेट में क्या मिला हो, स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हो। और किसी भी राज्य में स्टेट पार्टी का दर्जा चाहने के लिए उसकी लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसके कितने परसेंट वोट चाहिए? 6% क्या चाहिए? वोट चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसमें? 6 होगा। देखो विधानसभा में आम चुनाव की कुल वोटों का कम से कम कितने परसेंट वोट चाहिए? तो 6% क्या चाहिए? वोट चाहिए। तो ये अपना 10 नंबर का क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? मतलब संविधान में देखो एक बॉडी है वो 2 प्रकार की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि वे आयोग या वे कमीशन जिनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल्स में किया गया। और गैर संवैधानिक या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि वे कमीशन जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। अब देखो इसमें बात करते हैं किसके लिए कौन सा आर्टिकल है। इलेक्शन कमीशन मैंने बताया था आपको आर्टिकल 324 से 329 तक किसका मेंशन है? इलेक्शन कमीशन का। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मेंशन है आर्टिकल 148 से 151 तक। भारतीय रिजर्व बैंक का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल बैकवर्ड कमीशन का मेंशन है आर्टिकल 338 बी में। तो गैर संवैधानिक या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होगी? भारतीय रिजर्व बैंक की। बाकी सबका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑन द फॉलोइंग कमीशंस डज नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड एनी कास्ट एंड कमेटी, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के लिए, देखो 2 वर्ड हैं, एक जाति और एक समुदाय, मतलब कास्ट और कम्युनिटी के लिए। कास्ट और कम्युनिटी के लिए भारत में देखो कौन कौन से आयोग बने। एक तो बना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 में इसका मेंशन है। एक बना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसका मेंशन है 338 ए में। एक बड़ा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका मेंशन है 338 बी में। ठीक है, तो 3 तो ये आ गए। देखो अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय पिछड़ा। जो भारतीय वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या है?
किसी जाति समुदाय से नहीं, ये किसका संबंध है, इसका फाइनेंस से संबंधित है, मतलब पैसे से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा अपना 20 का क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर का, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अब देखो कमीशन ही नहीं पूछेगा, कुछ भी दे रखा है इसमें। देखो कुछ की बात की जाए तो पहला है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी का जो प्रोविजन है वो किसमें किया गया है, तो वो प्रोविजन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350A में। पीछे सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 350B का संबंध किससे, 350B का संबंध किससे, एक सेकंड रुकना। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि 350B का संबंध किससे है, और अब की बार क्वेश्चन पूछ लिया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी किस आर्टिकल में है, तो 358B में मेंशन किया गया। 350A में ध्यान रखना है किसका किया गया है, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो किस में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, मदर लैंग्वेज में। और 350B में लिखा है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात की गई। सीएजी का जो मेंशन अभी बताया था आर्टिकल 148 से 151 तक है। अटॉर्नी जनरल की मेंशन की बात की तो आर्टिकल 76 में 76 नंबर में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है इसकी स्थापना ध्यान रखना स्टैब्लिश कब किया गया था, 1993 में किया गया। और इसके लिए एक्ट की बात की जाए तो एक्ट कब लाया गया, तो 1992 में क्या लाया गया, इसका एक्ट लाया गया था। तो ये हो गया 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन है, which article of Indian Constitution states that there shall be a public service commission for the union, a public service commission for each state। भारतीय संविधान की संसंघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो ध्यान रखना आर्टिकल यूपीएससी का मेंशन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 315 से 323 तक मेंशन किया गया। 315 ब्रैकेट में 1 कहता है कि सेंट्रल लेवल के लिए, किसके लिए, सेंट्रल लेवल के लिए तो क्या होगी, यूपीएससी होगी। और स्टेट लेवल के लिए क्या होगी, एसपीएससी होगी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो संघ के लिए लोक सेवा आयोग और स्टेट के लिए लोक सेवा आयोग 315 ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 लिखा गया। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, 315 ब्रैकेट में 2 में लिखा है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसकी स्थापना की जा सकती है, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जा सकती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की क्या की जा सकती है, स्थापना की जा सकती है। Which on the following constitutional amendment acts bound the president act on the advice of council of ministry headed by the prime। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सलाह बाध्यकारी कर दी गई है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है जो भी काम करता है। देखो आर्टिकल 74 ब्रैकेट में 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो किसके एडवाइस से करता है, तो वो मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, पीएम होता है। अब ये पूछ रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सलाह क्या कर दी गई, बाध्यकारी कर दी गई। तो देखो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत प्रोविजन किया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कोई भी सलाह दे प्रेसिडेंट को, तो वो प्रेसिडेंट को वो सलाह माननी क्या है, अनिवार्य है, नेसेसरी है। और इस समय देश की 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के समय देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी।
इसके बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया? तो 1978 में किया गया था। ठीक है, और इसके तहत प्रोविजन किया गया, इस समय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी, उसमें प्रोविजन किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को एक बार क्या कर सकता है? पुनः विचार के लिए भेज सकता है, रिकॉन्सिडर हेतु भेज सकता है। तो इसके तहत क्या कर दिया गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा कंपलसरी कर दिया गया, और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एक बार क्या कर सकता है? वन टाइम क्या कर सकता है? पुनः विचार के लिए भेज सकता है। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेट वन ऑफ द स्टेट वेयर देयर इज ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है? अब इसकी बात समझनी है। पहली बात तो पंचायती राज संस्थाओं का संबंध किस पार्ट से किस पार्ट में मेंशन किया गया है? तो पार्ट 9 में। और किस आर्टिकल से 243 से 243 ओ तक मेंशन है। और ये क्वेश्चन है 243 एम। 243 एम ये कहता है कि छूट प्राप्त क्षेत्र, किसकी बात करता है? छूट प्राप्त क्षेत्र। छूट प्राप्त क्षेत्र का मतलब यह है कि भारत का एक तो नागालैंड स्टेट है, एक स्टेट है मिजोरम, और एक स्टेट है मेघालय। इन 3 स्टेटों में किसकी स्थापना नहीं की गई है? तो पंचायती राज की स्थापना नहीं की गई है। तो आंसर क्या होगा इसमें? नागालैंड इसका क्या होगा? आंसर होगा। बाकी सभी स्टेट में किसकी स्थापना की गई है? पंचायती राज की स्थापना की गई है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट विच रिकमेंडेड द सर्टेन लिंग्विस्टिक स्टेट ऑन द बेस ऑफ लार्जर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स? राज्य पुनर्गठन का गठन कब किया गया था जिसने 72 भाषाई समूह के भाषा के आधार पर भाषाई राज्यों के सर्जन की सिफारिश की थी? अब ध्यान रखना, इसमें पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात की गई। ठीक है, किसकी बात की गई? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का है वो स्थापना कब की गई? तो 29 दिसंबर 1953 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 13 दिसंबर 1955 को। इस कमीशन ने क्या दी? रिपोर्ट दी। तो इसका आंसर क्या होगा? दिसंबर 1953। एक बात ध्यान रखना है, इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन कौन थे? तो जस्टिस फजल अली क्या थे इसके चेयरमैन थे। जस्टिस फजल अली इसके क्या थे? चेयरमैन थे। तो कई बार इसको फजल अली आयोग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर का, हाउ अमंग द फॉलोइंग इज नाउ एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका लॉर्ड रिपन। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंध में एक ही अंग्रेज वाइसराय आता है जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है। देखो क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि जो लॉर्ड रिपन है वो 1882 में एक क्या लाए जाते हैं? एक प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसे बोलते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइज। एक एक्ट लाया जाता है। इसी एक्ट के कारण इसे क्या कहते हैं? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। और इसी एक्ट को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? तो मेग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी अपना क्या हो गया? ऑप्शन हो गया।
संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित? विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ पंचायत? देखो पंचायत से संबंधित बात की जाए इसकी दो तीन महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट है उनको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत भारतीय संविधान का पार्ट कौन सा जोड़ा गया? तो पार्ट 9 जोड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन देखो पार्ट 9 आंसर क्या होगा? सी होगा। इसके तहत आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? तो इसके तहत आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल जोड़ा गया 243 से 243 ओ तक इसमें आर्टिकल ऐड किए गए। और अनुसूची कौन सी ऐड की गई? शेड्यूल कौन सा ऐड किया गया? तो शेड्यूल 11 ऐड किया गया था। और ये इंप्लीमेंट कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ? लागू हुआ था। इसी कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? तो पंचायती राज दिवस क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन रीऑर्गेनाइजेशन फॉर लोकल सेल्फ बॉडीज इन 1989? वर्ष 1989 में किस समिति की स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो पहली बात तो देखो इन कमेटियों की बात करते हैं। पीके थगुन कमेटी है, इसको स्टैब्लिश किया गया था कब? तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 में की गई थी। अशोक मेहता समिति इसका स्टैब्लिश किया गया था 1978। वर्मा समिति का गठन है वो कब किया गया? तो 1999 में किया गया। और इस वर्मा कमेटी का संबंध ध्यान रखना पंचायती राज संस्थाओं से नहीं, इसका संबंध किससे है? फंडामेंटल ड्यूटी से इसका क्या है? संबंध है। और बलवंत राय मेहता समिति का फॉर्मेशन कब किया गया? तो 1957 में किया गया। तो पीके थगुन समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज इंस्टीट्यूट से है। और वर्मा कमेटी का संबंध किससे है? तो फंडामेंटल ड्यूटी से है। तो पीके थगुन कमेटी का गठन है, फॉर्मेशन है कब किया गया? 1989 में। हालांकि ये कमेटी कई जगह आपको मिल सकती है, 1988 में मिल सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बड़ा क्वेश्चन है, ठीक से समझना। सीजीएल 2024 का है द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल रिसेंटली पास्ड इन द पार्लियामेंट एम्स टू endorse certain electoral reforms. One of them is the eligibility date. Till now, only one date, 1 January, was considered determining eligible in the respect age. What does the bill seek to improve is the regarding. हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना था। उसमें एक पात्रता तिथि थी। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता है। इस संबंध में विधेयक को क्या सुधार चाहता है? देखो पहली बात तो यह है कि विधेयक कहना क्या चाहता है कि पहले जैसे किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते थे तो उसकी एक डेट ली जाती थी 1 जनवरी से। ऐसा बोला जाता था कि 1 जनवरी 2025 तक किसी व्यक्ति की यदि एज 18 वर्ष हो जाती है तो उसका मतदाता सूची वोटर लिस्ट में क्या जोड़ दिया जाए? नाम जोड़ दिया जाए। या मान लीजिए 2025 में अभियान स्टार्ट किया तो ऐसा डेट देते थे 1 जनवरी 2026 तक किसी मतदाता किसी व्यक्ति की एज 18 ईयर्स होगी तो वो मतदाता सूची में क्या कर सकते हैं? नाम जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सुधार करके ये कर दिया गया कि इसमें कितनी डेट कर दी गई? इसमें 4 डेट कर दी गई। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को लागू। मतलब अब 18 वर्ष आप 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर से माना जाएगा। तो कितनी डेट कर दी गई? इसमें 4 डेट कर दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मुस्लिम वुमेन्स एक्ट 2019 डील्स विथ सब्सटेंस अलाउंस। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में से किस कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो देखो इस एक्ट में टोटल जो धारा थी वो कितने थे? टोटल सेक्शन कितने थे? 8 सेक्शन है। टोटल सेक्शन कितने हैं? तो 8 है।
और एक्ट सेक्शन 5 में लिखा गया है कि उसे निर्वाह क्या दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। और सेक्शन जो 4 है वो भी ध्यान रखना, उसके तहत किसी व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा दी जा सकती है, तो 3 इयर्स का क्या दिया जा सकता है, कारावास दिया जा सकता है, जेल दी जा सकती है, या इम्प्रिजनमेंट की बातें की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में कौन सा कथन है। देखो 103 कॉन्स्टिट्यूशन है उसका संबंध है EWS से, मतलब जनरल कैटेगरी का आरक्षण से है, ठीक है। और जनरल कैटेगरी का आरक्षण है 2 आर्टिकल में दिया गया, एक तो 15 ब्रैकेट में 6 में दिया गया जिसमें गवर्नमेंट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें, और एक 16(6) में दिया गया जिसमें गवर्नमेंट जॉब की बात की गई। इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। कितने न्यायाधीश शामिल थे, 5। बात क्या है, करेक्ट, ठीक है। सेकंड था, संवैधानिक बेंच ने 3-2 के बहुमत के साथ आरक्षण में क्या रखा, बरकरार रखा कि 10% जो रिजर्वेशन है ये क्या है, बरकरार रहेगा। तो ये भी बात क्या है, सही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले में 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर इस प्रकार की कोई बात का जिक्र उसने नहीं किया। तो आंसर क्या हो गया, ए और बी ऑप्शन क्या हो गए, करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, विच, देखो बड़ा कुछ नहीं पर इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंडीशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज करेक्ट। भारतीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सत्ता संबंधों के नियम कौन सा कथन सही है। किसी भी राजनीतिक दल को 4 या 4 अधिक दलों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त है, राजनीतिक दल के रूप में मान्यता है, मतलब राज्य दल का दर्जा प्राप्त है, तो इसे पूरे भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में जाना जाएगा। पहली बात क्या है, करेक्ट है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को 4 स्टेट में क्या दिया गया, स्टेट पार्टी का स्टेटस मिला है, दर्जा मिला है, तो वो पार्टी क्या कहलाती है, नेशनल पार्टी कहलाती है। सेकंड ऑप्शन है, इसमें ध्यान रखना, सेकंड है किसी भी राजनीतिक दल 4 से कम राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है, तो उसे राज्यों या राज्यों एक से अधिक राज्यों के रूप में जाना जाएगा जिसे मान्यता प्राप्त है। उस राज्य के राज्य में एक राज्य दल के रूप में जाना जाएगा, बिल्कुल जाना जाएगा। किसी भी राज्य में उसको कुल वेद मतों का 6% वेद मत प्राप्त है तो उसको राज्य दल के रूप में जाना जाएगा, करेक्ट है। नेशनल पार्टी रिक्वायर ओनली ए प्रोपोजल फॉर द फिलिंग नॉमिनेशन एंड आर आल्सो इंटाइटल्ड फॉर गेट 2 सीट्स फॉर वोटर लिस्ट ऑफ कॉस्ट। राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और मतदाता सूची के 2 सेट क्या मिलते हैं, मुक्त मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा पोलिंग बूथ में गांव में एजेंट बैठता है, उसके पास क्या रहती है, वोटर लिस्ट रहती है, एक अंदर के लिए और एक बाहर के लिए रहती है। तो पहली ऑप्शन 3 भी क्या है, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी होगा। अब इसमें ध्यान रखना है, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी नेशनल पार्टी होती है उसके लिए प्रोपोजल कितना चाहिए, 1 प्रोपोजल चाहिए। जबकि कोई अदर पार्टी या कोई निर्दलीय मेंबर है, इंडिपेंडेंट मेंबर है, तो उसके लिए प्रोपोजल कितने चाहिए, 10 प्रोपोजल चाहिए। कितने प्रोपोजल चाहिए, 10 प्रस्तावक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्पेसिफाई ऑपोजिशन ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन बनी, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात की जाए तो इसके लिए काम की बात ये बनती है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मेंशन किस पार्ट में किया गया है। तो पार्ट 20 में इसका क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में कहां से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26,
Which on the following articles of Indian Constitution cannot be amendment with simple majority? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता? सिंपल मेजोरिटी का अर्थ होता है कि उपस्थित व मतदान करने वालों का कितने परसेंट बहुमत? 50% बहुमत। अब इसके तहत देखो क्या परिवर्तन किया जा सकता है। पहली बात यह है कि भारतीय संविधान का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का मतलब आर्टिकल 1 से 4 तक कोई भी चेंज होना है, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी चेंज होना है तो उसको किसके द्वारा? सिंपल मेजोरिटी द्वारा किया जाएगा। तो देखो पार्ट 1 में कौन सा आएगा? आर्टिकल 3 और 2 आ गया। पार्ट जो सेकंड है नागरिकता सिटीजनशिप 5 से 11, उसका भी किस में आता है? इसी में आता है। पर पार्ट जो 3 है वो आता है आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड की किसकी आवश्यकता है? विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से आवश्यकता है। तो देखो आर्टिकल 12 से 35 तक किसका मेंशन आ रहा है? अनुच्छेद 21 आ रहा है। तो आंसर 21 इसका आर्टिकल डी ऑप्शन क्या, सॉरी इसका ऑप्शन डी आंसर होगा आर्टिकल 21। और आर्टिकल 169 में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी कोई चेंज करना है तो किसके द्वारा करना है? सिंपल मेजोरिटी के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया जा सकता है या अबोलिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर का क्वेश्चन। द सिटीजनशिप एक्ट 1950 नॉट रिलेटेड, नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित नहीं है। अब इसमें ध्यान रखना 4 वर्ड है, समापन, क्लोजिंग, इलेक्शन, परिवहन और अर्जन। ध्यान रखना इस एक्ट के तहत 5 प्रोविजन तो नागरिकता की प्राप्ति के किए गए हैं और 3 प्रोविजन किसकी बात की गई है? नागरिकता की समाप्ति की बातें की गई है। जैसे प्राप्ति की बात की जाए तो ए ऑप्शन है रेस मतलब वंश की बात है। सेकंड बात है जन्म की मतलब बर्थ की बात की गई है। थर्ड ऑप्शन आता है पंजीकरण, पंजीकरण मतलब भारत के गृह सरकार मंत्रालय में आप क्या करवा सकते हो? रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और उसके तहत आप क्या ले सकते हो? नागरिकता ले सकते हो। देशीकरण का मतलब, देशीकरण से आप क्या ले सकते हो? नागरिकता ले सकते हो। और फोर्थ आता है इंक्लूजिंग ऑफ एरिया, किसी क्षेत्र को ही क्या कर लिया? शामिल कर लिया। इंक्लूजिंग ऑफ एरिया मतलब जैसे सिक्किम भारत का शामिल हो गया तो उन लोगों को अपने आप क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। या न्यू मोरद्वीप जैसे भारत में इंक्लूड कर लिया तो वहां कोई सिटीजन रह रहा था तो उसको क्या दे दी जाएगी? नागरिकता। और 3 प्रोविजन है वो इसमें किसके हैं? समाप्ति के। जैसे पहला है रेनिसिएशन, रेनी RENUNCIATION, रेनिसिएशन मतलब त्याग से संबंधित, कोई त्याग करते तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सेकंड है इसमें समाप्ति की बात की गई, समाप्ति का अर्थ होता है टर्मिनेशन। और थर्ड है इसमें क्या है? वचना मतलब डिप्रिवेशन की बात की। डिप्रेशन का अर्थ होता है कि मतलब कोई धोखाधड़ी से क्या ले ले, कोई बेईमानी से क्या ले ले, नागरिकता ले ले तो उसकी नागरिकता भी क्या की जा सकती है? समाप्त की जा सकती है। तो पहला है समापन। समापन का अर्थ होता है टर्मिनेशन। हिंदी में इसे समापन बोल सकते हैं या इसे क्या बोल सकते हैं? परिवसना बोल सकते हैं। तो पहले 2 का मेंशन है। अर्जन की बात की गई है। अर्जन की बात की जाए तो अर्जन का अर्थ है कि कोई एरिया भारत में क्या कर लिया? इंक्लूजिंग ऑफ एरिया। तो इसका अर्थ होता है ये गूगल ट्रांसलेट की दिक्कत आ रही है। और निर्वाचन संबंधित कोई प्रावधान नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन। विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज अमेंडमेंट बाय द 1585 अमेंडमेंट 1984 इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 85वें संविधान उन्नीस किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो इसके तहत ध्यान रखना किस में किया गया था? तो आर्टिकल 33 में क्या किया गया था? चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपन निम्न में से कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा की कौन सी आधिकारिक भाषा है? तो ध्यान रखना काशी, गारो और मिजो, ये 3 क्या है? मेघालय की क्या है?
मेघालय की जातियां हैं और मेघालय की क्या है, पर्वत चोटियां, हिल्स है। मेघालय की जनजाति भी है, ट्राइब्स भी है, एसटी भी है और मेघालय की क्या है, हिल्स भी है। तो ऑप्शन इसमें एक बच्चा कौन सा, कोक्का बारक है, वो त्रिपुरा की क्या है, आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल क्या है, लैंग्वेज है। नेक्स्ट आता है मराठी लैंग्वेज बिलोंग्स टू द लिंग्विस्टिक में, मराठी भाषा भाषा परिवार में है, मतलब इंडो चाइना इंडियन है, इंडियन आर्यन है या ऑस्ट्रिक है या ऑस्ट्रिक। तो ये भाषा किसकी है, तो इंडो आर्यन की क्या है, भाषा है। तो आज इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।